सिराज पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि शामी तो अब नहीं बाहर बैठते हैं, इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं और फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और विकेट टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में आउटस्टैंडिंग इन्होंने बॉलिंग की है। अब आसानी से इनको बाहर बिठा देंगे। इनका जो कप्तान है जो कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ये कि सेल्फलेस बैटिंग, कोई माइलस्टोन्स की तरफ नहीं जाते। आज भी 100 कर सकते थे, जैसा भी था। सारी दुनिया पीछे रह गई और भारत जो है वो बन गया है टेम्पलेट एक सब दुनिया का। जब आप वर्ल्ड चैंपियन होते हो आपका मोराल बहुत हाई होता है और आप कई चीज़ें अच्छी करते चले आ रहे होते हो। और आप जब इंग्लैंड की अगर हवाले से देखा जाए तो ये वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर भी थे इस वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि रिसेंट पास में उन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेली। बट कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि एक डिबैकल का शिकार है और हर डिपार्टमेंट में वो लैग करते चले जा रहे हैं। आपकी नज़र में क्या बेसिक ऐसी रीज़न है कि इतनी शानदार टीम और जो हर डिपार्टमेंट में ठीक कर रही है और सबसे अगर सीजन या एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो अच्छी टीम है, क्या ऐसा हुआ इन पिचेस के ऊपर आके कि कोई भी डिपार्टमेंट में ना बॉलर ना बैटर परफॉर्म कर पा रहे? देखिए, एक तो जो सरप्राइज एलिमेंट था ना इस टीम में कोई है नहीं है ऑन द डे जो आपको हैरान कुन परफॉर्मेंस कर देगा, स्पेशली इन कंडीशंस पे, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड और बढ़ गया हुआ है। और टीम्स जिन्होंने एडजस्ट किया है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया अब अच्छी आ रही है, वो एक फर्क डालते जा रहे हैं इंग्लैंड से। और इंग्लैंड का जो हारना था खासतौर पे अफगानिस्तान से, वो भी इनको ले बैठा, बिकॉज उन्होंने सब गलत हेडलाइंस लगा दी और सारा पैगाम ये गया कि ये बीटेबल टीम है, जिसकी वजह से इन पे भी प्रेशर क्रिएट हो गया। फिर जब कप्तान फॉर्म में ना हो, आपके सीनियर प्लेयर्स फॉर्म में ना हो, कुछ अनफिट हो, बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं थे, मगर वो नेचुरल ओडीआई या वाइट बॉल प्लेयर नहीं है बेन स्टोक्स। जिस तरह से आजकल माहौल बना हुआ है, एक तरह से T20 का तड़का मिडिल ऑर्डर में लग रहा है। तो ये सारी प्लस बॉलिंग अटैक भी देखें, मीडियम पेस यहाँ पे जो है वो या तो फिर लेग बॉल हो या वेरिएशन अच्छी हो, वो भी नहीं दिखी हैं। सो मार्क वुड है, मार्क वुड को बहुत मार पड़ी है क्योंकि तेज बॉलिंग करते हैं, वो भी उस तरह की पेनिट्रेटिव बॉलर नहीं थे। तो ओवरऑल बैटिंग, बॉलिंग और कप्तानी सारी जगह मार पड़ी है। जैसे मैं कई दफा कह चुका हूँ, कई समझते हैं कि ये एजिंग स्टार्स हैं, कोई कहता है इनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, इंजरीज हुई है। सो बहुत सारी चीजें मिल मिला के जो है यहाँ तक ये पहुंचे और ये गिरावट पे काबू नहीं पा रहे। ये सबसे हैरान कुन बात है कि कोई इनको ब्रेक भी नहीं मिल रही है और ना ही कुछ ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि जिससे कि ये वापस हेडलाइंस अच्छी लगा सके। बिल्कुल। अच्छा रवीज भाई, अक्सर होता है कि कोई ऐसा प्लेयर टीम में ज़रूर होता है कि वो ऐसी वन ऑफ इनिंग्स खेल जाता है या ऐसी कोई चीज़ कर देता है कि जो गिवन डे पे सिंगल हैंडली मैच को अवे कर देता है। जैसे मैक्सवेल की हम बात करते हैं, क्लासन की बात करते हैं, इसी तरह न्यूजीलैंड के पास चैपमैन आए और अभी इनके पास जो है वो हैरी ब्रुक है और इन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया उन पे टेस्ट मैचेस में, T20 ODI में भी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि शायद ऐसे प्लेयर को किसी भी सूरत हाल में टीम से बाहर नहीं करना चाहिए और उनको निकालना इनका डिसीजन ठीक नहीं था? अगर वो होते तो अगर वो इस तरह किसी मैच में भी चलते तो सिंगल हैंडली भी गेम को अवे ले सकते थे। देखिए, एक प्लेयर के ऊपर तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो टीम विनर था और उसको निकाल दिया। कोई भी नहीं निकालेगा, वो किसी वजह से निकाला है, कंडीशंस देख के निकाला है, उनकी एवरेज देखी होगी अगेंस्ट स्पिन, उनकी रिसेंट फॉर्म देखी होगी, तो पोटेंशियल है। अभी उसमें थोड़ा उनको टाइम लगेगा। देखिए, पोटेंशियल के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं समझता हूँ कि लिविंगस्टन और हैरी ब्रुक जो ना एक ही तरह के, 4 बॉल रोक के ये छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक कि कंसिस्टेंसी, हर टीम के अलग म्यार होते हैं ना, कई टीम वाले तो जैसे पाकिस्तान है वो तो ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई टैलेंट मिल जाए। इंग्लैंड वालों की कोशिश ये है कि 2-3 हमारे पास एक तरह के टैलेंट है, उनमें से हमने पिक करना है। और उस दिन हम समझते हैं हैरी ब्रुक की जगह नहीं है उस टीम में। बहुत बड़ा एक जबरदस्त उन्होंने कोई खराबी नहीं किया एक प्लेयर को बाहर करके, क्योंकि उससे फर्क पता नहीं कितना पड़ना था। मेरी किताब में एक प्लेयर कभी फर्क नहीं डालता। बिल्कुल ठीक। अच्छा रवीज भाई, थोड़ी सी बात अगर हम इंडिया की भी करें तो इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन क्रिकेट हमें नज़र आ रही है उनकी जानिब से और हमने देखा कि अनबीटेबल भी जाते जा रहे हैं और अपनी होम कंडीशन का बेहतरीन इस्तेमाल अगर देखना हो तो वो हम ओबियसली देख सकते हैं। क्या आपके ख्याल में उनकी सक्सेस की रीज़न है? और अभी जो उनकी टीम का सबसे वाइटल और जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट था, वो हार्दिक पांड्या है। तो हार्दिक पांड्या के अगर लेट्स सपोज जैसे वो रिकवर करते हैं तो आपके नज़र में ओबियसली वो डेफिनेटली प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे। तो किस प्लेयर को आपको लगता है कि क्योंकि सब भी परफॉर्म कर रहे हैं कि रिप्लेस करके वो टीम में आ सकेंगे? सिराज पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि शामी तो अब नहीं बाहर बैठते हैं, इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं और फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और विकेट टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में आउटस्टैंडिंग इन्होंने बॉलिंग की है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि
इस तरह से आप आसानी से इनको बाहर बिठा देंगे। और दूसरा वही बात है कि जो इंडिया का म्यार है वो सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि और फिर इनका जो कप्तान है जो कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ये कि सेल्फलेस बैटिंग, कोई माइलस्टोन्स की तरफ नहीं जाते, आज भी 100 कर सकते थे जैसा भी था। तो कहने की बात यही है कि आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है जो कि एक क्रिकेट के हिसाब से इंटेलेक्चुअल माहौल होता है, और फिर आपको जो उसका फाउंडेशन जो मेंबर है ना वो कप्तान होता है, और फिर आपको बताना पड़ता है कि हमारे लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है, टीम जीतेगी और हम ऊपर जाएंगे, और खराब परफॉर्मेंसेस टीम के ऊपर जाने से कई दफ़ा छुप भी जाती हैं। तो ये एक माहौल दिया है, और उसके बाद कप्तानी लाजवाब है, खुद करके दिखा रहे हैं, और एग्रेसिव, वो कह रहे थे हम चेंज करेंगे अपने गियर और बताएंगे दुनिया को कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं, और सारी दुनिया पीछे रह गई और भारत जो है वो बन गया है टेम्पलेट एक सब दुनिया का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रनवीर भाई, कल आज के दिन अगर देखें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका पुणे में। एक तो मैच के पिच के वाले से भी आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और दूसरी ये अब दो तरह की इसमें स्ट्रगल नज़र आएगी हर मैच में। एक तो ये है कि ओबियसली आपने सेमीफाइनल की दौड़ में सारे अभी हैं, उनकी भी कोशिश होगी शायद अगर हम किसी तरह अपने आने वाले मैचेस अगर जीत जाते हैं तो उस हंट में रहेंगे। सेकेंडली कहीं ना कहीं ये भी अब माइंड में होगा कि हमने टॉप 8 में भी रहना है। अगर बॉटम पे कहीं ना कहीं रहते हैं तो फिर आपकी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का मसला और चैंपियन ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन का भी मसला आ सकता है। तो ये एक आज के हंट को कैसे देखते हैं, मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अच्छा मुकाबला है, ये 50-50 है। हालांकि श्रीलंका रिकॉर्ड के हिसाब से पावरफुल है अफगानिस्तान के खिलाफ, बट जो अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं और जो पाकिस्तान से जीते हैं वो इनको आगे ऊपर लेके जाएगा। सो इनको क्या करना है, इनको रन्स लगाने हैं बस, बाकी इनकी बॉलिंग संभाल सकती है। हालांकि पाथुन निसांका जो है बड़ी अच्छी बैटिंग करें, 4-5-50 उन्होंने इकट्ठे कर दिए, बट फिर भी मैं समझता हूं कि श्रीलंका को बहुत बेहतरीन खेलना पड़ेगा अफगानिस्तान से जीतने के लिए। अफगानिस्तान के पास ऑलराउंड स्ट्रेंथ बन जाती है, और मुझे लगता है कि पुणे में हालांकि होती तो बैटिंग विकेट है, मगर आपके स्पिनर्स को फायदा देगी वो, और क्योंकि इनके पास वैरायटी है अफगानिस्तान के स्पिनर्स के पास, तो ये अच्छा मैच होगा, मुकाबले का मैच है, टक्कर का मैच। बिल्कुल। और रमीज भाई, अफगानिस्तान के अगर थोड़े से कम्बिनेशन के बारे से बात करें तो आपके ख्याल में इन्होंने लास्ट 2-3 मैचेस में हम देख रहे हैं कि फजल फरूकी को नहीं खिलाया, हमारे गेम्स भी नहीं खिलाया था, तो ये इसी तरह 4 स्पिनर इनका डिसीजन ठीक है, या आपको लगता है कि इधर शायद वो इंक्लूजन करनी चाहिए दोबारा दूसरे सेकंड फास्ट बॉलर? नहीं, मेरे ख्याल से वो वन डायमेंशनल हो जाता है, इतने 4 स्पिनर्स आप डाल लेना तो वो कई टीम्स जो है ना इसकी एडवांटेज उठा सकती हैं। मैं समझता हूँ बैलेंस के लिए फारूकी को आना पड़ेगा।